जब जस्टिस करने वाले लोग ही कटघरे में रखे जाते हैं तो देश की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या जुडिशरी के बारे में एक अच्छा संकेत नहीं होता है। पिछले कुछ समय से बहुत सारे जजेस कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। विल ट्राई टू टॉक अबाउट और एड्रेस द इश्यूज व्हिच हैव कम अप टू लाइफ इन रीसेंट केस वेयर अ हाई कोर्ट जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हैज बीन प्रपोज्ड टू बी इम्पीच्ड, और इनके इंपीचमेंट के रिमूवल के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए लोकसभा के 107 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने स्पीकर को एक प्रस्ताव भी दे दिया है। मैं ये तो बताऊंगा ही आपको कि कैसे एक जज को, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उन्हें हटाया जा सकता है, बट मैं ये भी बताऊंगा कि ये प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्या है। क्या एक टेंपल से रिलेटेड या उसके रिचुअल से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी एक जज को रिमूव करवा सकती है, और क्या भारत में जज को रिमूव करवाना इतना आसान भी है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? वी विल डिस्कस व्हाट इज द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग जस्टिस जी.आर. सुब्रमण्यम जी। अब अगर हम इस मुद्दे की बात करें, मुद्दा शुरू होता है तमिलनाडु के शहर मदुरई से। मदुरई को टेंपल्स का शहर भी माना जाता है। वहां पे बहुत बड़े बड़े और बहुत ही भव्य टेंपल्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मदुरई की किसी एक टेंपल का नाम? प्लीज टेल मी वन नेम ऑफ वन टेंपल दैट यू नो फ्रॉम द सिटी ऑफ मदुरई। तो मदुरई के अंदर ये जो तमिलनाडु के अंदर स्थित यहां पे मदुरई आपको मिल जाएगा। यहां पे एक टेंपल है जिसका नाम है थिरुपरनकुंद्रम हिल, मतलब hill is known as थिरुपरनकुंद्रम हिल, एंड बेसिकली इट्स अ लॉर्ड मुरुगन टेंपल। लॉर्ड मुरुगन के बहुत सारे अबोर्ड या घर माने जाते हैं तमिलनाडु में, उनमें से एक टेंपल सुब्रमण्य स्वामी टेंपल इस थिरुपरनकुंद्रम हिल के ऊपर स्थित है। अब बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ये कुछ सालों से, इनफैक्ट वी कैन से लास्ट एक सेंचुरी से डिस्प्यूट्स का कारण बना हुआ है। इट इज कॉज ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। और रीसेंट इसमें क्या हुआ है पहले मैं ये बताऊंगा, उसके बाद मैं पास्ट में जाऊंगा, इतिहास में जाऊंगा कि इतिहास में इससे रिलेटेड क्या लीगल डिस्प्यूट रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, रीसेंट डिस्प्यूट इमर्ज होता है 1 दिसंबर को दिए गए एक ऑर्डर से। इस ऑर्डर को दिया जाता है बाय द सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस सुब्रमण्यम ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच कहता है कि एक फेस्टिवल होता है यहां पे, बेसिकली एक फेस्टिवल होता है जिसको कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल या कार्तिकेय दीपम रिचुअल कहते हैं। अब इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए एक लैंप जलाया जाता है, एक मतलब जैसे मशाल जिसको कहते हैं हिंदी में, वो जलाई जाती है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए एक परमिशन दी जाती है बाय द हाई कोर्ट जज। दिस परमिशन इज गिवन एट अ पर्टिकुलर हिल टॉप। आई विल टेल व्हाई दैट हिल टॉप इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। वो हिल और उसके ऊपर वो जो लोकेशन है वो क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन ये जो हाई कोर्ट है, इसका ऑर्डर आता है कि कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई डेवोटी जो है, अगर वो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दिन हिल के टॉप पे जाके एक मशाल जलाना चाहता है कार्तिकेय दीपम के फेस्टिवल पे, तो कर सकता है। ही शुड बी अलाउड। अब इस फेस्टिवल के दौरान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज और पुलिस ऐसा करने वाले लोगों को रोकती है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, बट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन रोक देती है ऐसे लोगों को जो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जा रहे थे और मशाल जलाने ऊपर जा रहे थे। 3 दिसंबर को ही जज के पास दोबारा जाया जाता है और जज कहता है कि इन लोगों को सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दो और इन्हें जाने दो इस रिचुअल को पूरा करने के लिए। लेकिन अगले ही दिन जब वो जाते हैं तो उन्हें दोबारा एंट्री करने से मना कर दिया जाता है। अब बेसिकली अगर आप इस लोकेशन को ज्योग्राफिकली देखोगे, जिस जगह पे टेंपल है वो हिल के फुट हिल्स के पास है, मतलब टॉप ऑफ द हिल पे नहीं है। ये सुब्रमण्य स्वामी टेंपल है। इसके ऊपर एक मंडपम एक ऐसा एरिया होता था पुराने टेंपल में, एंशिएंट टेंपल में, जहां रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। आपने पढ़ा होगा विजयनगर एम्पायर के बारे में, वहां पे भी बहुत बड़े बड़े मंडप बनाए जाते थे रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। जहां पे मैरिज का रिचुअल होता था उसे क्या कहते थे? क्या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो? मैरिज का रिचुअल जहां जिस मंडप में होता है उसे क्या कहते थे विजयनगर एम्पायर में? खैर, तो ये उच्च पिल्लायर कोविल मंडपम था, और ये पर्टिकुलर मंडपम जो है ट्रेडिशनली यहां पे जो मशाल है वो जलाई जाती आई है ना। मैं ये बताऊंगा कि ऐसा इशू क्यों हो रहा है। लेकिन
अभी के ऑर्डर के हिसाब से एक पिलर है, इस पिलर के ऊपर मशाल जलाने के लिए कहा गया है। इस पिलर के आसपास एक दरगाह भी है जो इमर्ज हुई है आफ्टर, विच हैड इमर्ज्ड आफ्टर दिस टेंपल वाज बिल्ट। ये टेंपल तो काफी पुराना है, लेकिन ये जो दरगाह है ये कुछ समय से, मतलब 80, 90, 100 सालों से यहां पे एग्जिस्ट करती है। अब इस पर्टिकुलर इशू के अंदर आप अगर पीछे जाएंगे इतिहास में तो आपको 1920 से होता हुआ ये नजर आएगा इशू। तो फाउंडेशन इसकी रखी जाती है 1920 में, लीगल डिस्प्यूट अराइज होता है, एंड लीगल डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग वही सेम लीगल डिस्प्यूट जो रिलीजियस प्लेसेस में होता है कि एक जगह पे दरगाह है, एक जगह पे टेंपल है, किसका कितना एरिया है ना। और हमें इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है एज सच, बिकॉज वी नीड नॉट अंडरस्टैंड द intricacies of the case, but what we need to understand is कि 1920 में जब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ये एरिया आता था तो उस वक्त के प्रिवी काउंसिल की जजमेंट थी। प्रिवी काउंसिल वाज द हाईएस्ट अपील मेकिंग और अपील लिसनिंग बॉडी एट दैट टाइम, देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि ये जो डिस्प्यूट है उसको हम ये कहते हैं कि जो सुब्रमण्य स्वामी टेंपल है ना, और जो उसका टेंपल मैनेजमेंट का बोर्ड है उसके पास ये सारा का सारा हिल रहेगा। Entire hill was supposed to be there with the temple administration, but दरगाह और उसके आसपास के कुछ पैचेस जो हैं उसको छोड़कर, so there was like a settlement kind of a thing। लेकिन यहां पे ये नहीं कहा गया था कि इस लैंड, हर एक लैंड के पार्सल का ओनर कौन है। तो एक तरीके से ये कह दिया कि हिल जो है वो टेंपल के पास है, लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया कि लैंड के अलग अलग पार्सल्स का ओनर कौन है और रिचुअल्स कहां पे होने चाहिए, क्या रिचुअल्स के लिए कोई स्पेसिफिक जगह है, ये भी इस जजमेंट में 1920 में तो नहीं बताया गया। उसके बाद 1996 हाई कोर्ट के अंदर जब ये रूल गया, ये पर्टिकुलरली दोबारा से रिचुअल्स कहां होने चाहिए, ये प्रोसेस, ये प्रोसीडिंग्स कहां पे होनी चाहिए, इसमें जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाई कोर्ट कहता है कि ये ऑर्डिनरीली जो इसका ट्रेडिशनल प्लेस है जहां पे ये रिचुअल होता था वो था उच्च पिल्लैयार कोविल मंडपम, जो मैंने आपको अभी दिखाया यहां समवेयर हियर, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी यही कहता है कि हम देखो, हम तो कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड लोकेशन है जहां पे रिचुअल होना चाहिए, लेकिन इस रूलिंग में यह भी कहा गया कि फ्यूचर में आगे अगर देखा जाए तो आगे किसी और जगह पे भी रिचुअल किया जा सकता है, बट दैट स्पॉट मस्ट बी अवे फ्रॉम द दरगाह। तो बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू रिलीजियस प्लेसेस। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर की, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही सिर्फ एक डेजिग्नेटेड जगह के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं 2014 और 17 में, क्योंकि दोबारा मामला जाता है कोर्ट के पास, दोबारा सेट ऑफ पिटिशंस जाती हैं, है ना। और इन पिटिशंस के बाद 2014 और 17 में 3 रूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं। सबसे पहला, कोर्ट कहता है कि मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर दैट वेयर अ पर्टिकुलर लोकेशन शुड रिचुअल शुड टेक प्लेस। क्योंकि ये रिलीजियस मैटर्स हैं, हम रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आप देखते होंगे कि बहुत चीजों में कोर्ट इंटरफेयर करता हुआ नजर आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, उसने कहा था कि टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है वो कहां पे रिचुअल करना चाहता है, वो 1996 की रूलिंग के हिसाब से कर सकता है। इसके बाद डिवोटीज को कोई पर्सनल लीगल राइट नहीं है कि वो रिचुअल की लोकेशन चेंज करवाए, है ना। अब 2017 के अंदर जब हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, विच मींस इट हैज अ लीगल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि पहले कोई अगर जजमेंट दी जाती है तो उसको रिवर्स करने के लिए फिर या तो आपको उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ता है। ये जो जजमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने दिया है। डिवीजन बेंच का मतलब होता है 2 जजेस का बेंच। तो 2 जजेस के बेंच ने जब ये कह दिया है कि डिवोटीज के पास कोई लीगल राइट नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे रिचुअल यहां नहीं वहां करना है, एक्स जगह नहीं वाई जगह करना है, तो फिर 2025 में क्यों जज ऐसा कह रहे हैं कि आप हिल टॉप के ऊपर रिचुअल करवाओ? यही सवाल इमर्ज होता है, यहीं से कंट्रोवर्सी इमर्ज होती है। इस पर्टिकुलर 2017 की जजमेंट में यह भी कहा गया था कि जब तक टेंपल अपने फंक्शंस अपने बताए गए तमिलनाडु के जो टेंपल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु जैसे स्टेट्स और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में टेंपल के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं,
है ना, कल्चर की मिनिस्ट्रीज उसे हैंडल करती हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग कर रहा है तब तक ठीक है, सो वी विल नॉट इंटरफेयर। जब जुडिशरी ने ये नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल या सिद्धांत रखा, वो भी 2 जजेस के बेंच पे, तो सवाल ये उठाया जाता है कि 2025 में 1 दिसंबर को ऐसा क्यों बोला गया जस्टिस सुब्रमण्यम जी के द्वारा कि आप हिल टॉप के ऊपर रिचुअल परफॉर्म करें, और वो भी टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन, टेंपल को मैनेज करने वाली कमेटी, नहीं कह रही है कि हमें हिल टॉप पे रिचुअल करना है, लेकिन कुछ डिवोटीज ऐसा कह रहे हैं। और इन डिवोटीज का बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो स्टेक होल्डर्स के अंदर बताया भी गया दैट राम रवि कुमार हिंदू तमिलनाडु कच्ची के फाउंडर हैं, और उन्होंने पिटीशन फाइल की है कि रिचुअल यहां पे होना चाहिए, हिल टॉप पे होना चाहिए। नाउ दिस हिल टॉप इज नियर द दरगाह, ये लोकेशन जो है दरगाह के पास है, और इसकी वजह से कंट्रोवर्सी इस मामले पे अराइज होती। सो दिस इज द फैक्ट्स ऑफ व्हाट द केस सीम टू बी, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द जजमेंट हैज बीन गिवन बाय द हाई कोर्ट जज, अब हाई कोर्ट जज ने जब ये जजमेंट दिया तो उसके खिलाफ अपील भी किया गया डिवीजन बेंच के पास, अभी अपील पेंडिंग है। और तो और जब इस ऑर्डर को नहीं माना गया, हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है इस ऑर्डर को, तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी चलती हैं। क्योंकि जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑर्डर नहीं मानते हो तो उसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है, उसके लिए आपको फाइन या पेनल्टी या पनिशमेंट भी लग सकती है। अब खैर ये तो हो गया इस पर्टिकुलर मामले की सिग्निफिकेंस या इस पर्टिकुलर मामले की स्टोरी। लेकिन द डीपर क्वेश्चन इज नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर मैटर, द डीपर क्वेश्चन इज कि आप एक जज को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो तमिलनाडु के अंदर रूलिंग पार्टी है डीएमके, दैट इज टेकिंग लीड इन मूविंग दिस इंपीचमेंट मोशन इनसाइड द लोकसभा, इनसाइड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो क्या आपको अगर किसी जज की जजमेंट पसंद नहीं आती है, क्या आप उसके लिए इंपीचमेंट मोशन मूव करेंगे? इफ यू डू नॉट एग्री विद द जजमेंट ऑफ अ जज, यू हैव एन अपीलेंट मैकेनिज्म। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो क्या ये रीजन एनफ है किसी जज को रिमूव करने के लिए? क्या ये रीजन एनफ है किसी जज को रिमूव करने के लिए कि उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर कुछ ऐसा कहा है या ऐसी जजमेंट दी है जो पिछली जजमेंट के खिलाफ हो या आप लोगों के मानने के खिलाफ हो? ये एक सवाल उठता है। अच्छा, भारत में जो जजेस की रिमूवल है वो बहुत आसान काम नहीं है। भारत में जज को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी प्रेसिडेंट होती है, लेकिन उनका इलेक्शन या अपॉइंटमेंट हैपेंस ओनली आफ्टर अ कोलिजियम, जिसमें चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हों। जब ये अप्रूव करते हैं तभी जज अपॉइंट होते हैं, और जज रिमूव भी तभी हो सकते हैं जब एक प्रॉपर इंपीचमेंट प्रोसेस के थ्रू जाया जाए। इस इंपीचमेंट प्रोसेस में इनिशिएशन होता है लोकसभा में या राज्यसभा में। तो लोकसभा या राज्यसभा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पे आप फर्स्ट स्टेप लेते हो। लोकसभा में 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर होना चाहिए ऑन द पिटिशन दैट जज हैज टू बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के रिलेटेड आर्टिकल्स ये आपके सामने हैं। लेकिन इन जजेस के रिमूवल की अगर हम बात करते हैं तो क्या रीजंस दिए गए हैं संविधान में? रीजंस दिए गए हैं मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, और ये दोनों रीजंस क्या होते हैं इन्हें डिफाइन नहीं किया गया। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ फैक्टर्स कि जजेस रिमूव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि मिसबिहेवियर क्या है, इनकैपेसिटी क्या है। दूसरी बात, अगर मोशन इनिशिएट हो भी जाता है जैसे इस केस में हुआ है, तो अगला स्टेप यह होता है कि लोकसभा या राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं या स्पीकर होते हैं वो इसे अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं, ये उनकी मर्जी होती है। तो अभी ओम बिरला साहब इस मोशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एंड आई बिलीव, मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली ये रिजेक्ट हो जाएगा इसी स्टेज पे। अगर लेकिन नहीं होता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता है, मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आगे। अगर नहीं होता है ऐसा, रिजेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट हो जाता है प्रपोजल रिमूव करने का जज को, उसके बाद एक 3 मेंबर की कमेटी बनानी पड़ती है। इस 3 मेंबर की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी एक लीगल प्रोफेशन के एक्सपर्ट को बिठाया जाता है। यह कमेटी डिसाइड करती है कि क्या जो जज था उसने मिसबिहेवियर किया था या वो इनकेपेबल है अपनी जुडिशियल पोजीशन पे बैठने के। इसके डिसीजन के बाद फिर पार्लियामेंट को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है, और फिर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अलग अलग वोटिंग होती है। तो अगर प्रोसीडिंग लोकसभा में शुरू हुई थी, कमेटी लोकसभा में बनेगी, पहली वोटिंग लोकसभा में होगी, और इसमें भी इनको
अगर रिमूव करना है जज को तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये दोनों कंडीशंस मीट करनी चाहिए, ये दोनों कंडीशंस मीट करनी चाहिए, तभी आप एक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हो। मतलब अगर लोकसभा में आज मान लीजिए 300 लोग आए हैं, तो 300 में से 2/3 मतलब 200 लोग वोट करेंगे, उतना काफी नहीं, क्योंकि सेकंड कंडीशन मीट नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन है कि 543 टोटल लोकसभा की सीट में से 272 लोग वोट करने चाहिए, लेकिन अगर 300 ही आए हैं तो वोट ही नहीं हो पाएंगे 272। सो यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू सपोर्ट इफ यू वांट टू रिमूव अ जज। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आज तक कोई जज हटा नहीं। खैर, अगर दोनों हाउसेज में ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू कर देते हैं कि भाई साहब जज को रिमूव कर दिया जाए। अब पिछले साल जस्टिस यशवंत वर्मा जी के खिलाफ ऐसा ही एक इंपीचमेंट मोशन आता है और लोकसभा में वो एक्सेप्ट भी हो जाता है, क्योंकि 140 से ज्यादा एमपीज उस पे सिग्नेचर कर देते हैं। अब लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा पे यह आरोप लगा था, बेसिकली मार्च 2025 के अंदर उनके घर पे एक आग लगी थी। आग के दौरान कुछ जले हुए फटे हुए नोटों के बंडल वहां पे मिले थे, जिसके बाद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंटरनल एक कमिटी से करवाया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में भी ये उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ओपन किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जस्टिस वर्मा के लिए एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जा चुकी है और वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट लोकसभा को देगी। यह हो सकता है जस्टिस वर्मा के लिए एक बड़ी बात निकले कि अगर कमेटी रिपोर्ट बना के उनको यह कहे कि यस ही वाज इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ करप्शन और ब्राइबरी चार्जेस allegedly, then he might have to be removed from office। बट उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत मुश्किल है। आप अगर इतिहास में जाएंगे तो आज तक 5 बार ऐसा हो चुका है, बिफोर ये जस्टिस सुब्रमण्यम वाला जो केस है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, 5 बार ऐसा हो चुका है कि जजेस को रिमूव करने के लिए मोशन हुआ है। 6ठी बार, 6th वन इज जस्टिस यशवंत वर्मा, 7th वन इज जस्टिस सुब्रमण्यम। तो अगर हम पहले जाते हैं वी रामास्वामी जी के पास, तो वी रामास्वामी तमिलनाडु के हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे ये। तो वहां पे इनके खिलाफ भी इंपीचमेंट मोशन आया था, लेकिन राज्यसभा के अंदर जब वोटिंग होनी थी तो कांग्रेस के मेंबर्स ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से, इनको रिमूव नहीं किया जा सका, जबकि कमिटी ने यह बताया था दैट ही माइट बी गिल्टी, है ना। इसके बाद जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लोकसभा के अंदर इंपीचमेंट मोशन आया था, लेकिन बिफोर इट कुड बी वोटेड अपॉन, वोट करने से पहले ही, इंक्वायरी के बाद ये इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, पहले 2011 में हुआ। फिर जस्टिस एसके गंगले जी के खिलाफ, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, 2015 में एक कमेटी बैठा दी जाती है, इनके खिलाफ भी बैठा दी जाती है क्योंकि इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगता है, पर कोई सब्सटैंशियल एविडेंस ना होने की वजह से इनको भी इंपीच नहीं किया जाता है। इसके अलावा जस्टिस नागार्जुना रेड्डी, सीवी नागार्जुना रेड्डी जी, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज रह चुके थे, उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर हाथ उठाया था, फिजिकल ऑल्टरकेशन की थी लोअर जुडिशरी के जज के साथ। बट फिर भी उसमें क्या होता है कि पहले तो लेटर भेज दिया जाता है, लेकिन बाकी विड्रॉ कर लेते हैं राज्यसभा में से। तो 50 मेंबर आपको चाहिए होते हैं, 61 मेंबर साइन करते हैं पहले, लेकिन 19 विड्रॉ कर लेते हैं, तो जस्टिस रेड्डी जी भी बच जाते हैं। एंड मोस्ट नोटेबली इन द ईयर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि सिटिंग जजेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाते हैं प्रेस को और कहते हैं कि हमें जो केसेस का एलोकेशन हो रहा है, आवंटन हो रहा है बिटवीन जजेस और अमंग जजेस, वो हमें सही नहीं लग रहा है, सीम्स टू बी सम इरेगुलरिटी, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? चीफ जस्टिस। तो उस वक्त के जिस चीफ जस्टिस थे जस्टिस दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी के खिलाफ भी राज्यसभा के अंदर ऑपोजिशन पार्टी वाले रेजोल्यूशन लेके आते हैं, लेकिन उस वक्त के जो चेयरपर्सन थे राज्यसभा के एम वेंकैया नायडू जी, he does not accept that recommendation, he rejects that proposal saying there is no enough material evidence। इसलिए most likely अगर सरकार या रूलिंग तंत्र की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तो इट इज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज, बिकॉज the number of votes that you need to remove a judge, and also the mechanism that has been created where the application can be rejected at the first instance। Having discussed all this, do you think कि इंडिया में
अगर हम बात करते हैं जजेस की और इनकी रिमूवल की, आपको क्या लगता है इस प्रोसेस में कुछ बदलाव की जरूरत है? डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू चेंज द रिजिडिटी, है ना? या क्या हमें मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को बिल्कुल आउटलाइन करके लिख देना चाहिए कि क्या चीज मिसबिहेवियर में आए, क्या इनकैपेसिटी में आए? और अगर ऐसा बार बार होता है, जजेस के रिमूवल के लिए मोशन बार बार आता है, तो क्या इससे जुडिशरी के अंदर जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो कम होता है? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस मामले के ऊपर अभी और चर्चा होनी बाकी है, देखते हैं इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।